हेलो बच्चों, एस पॉइंट चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। पिछले वीडियो में आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पूरा समाधान करूंगा। तो हम लोग क्या करें बेटा, पढ़ना शुरू करें। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 ओम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसमें आप कई चीज़ सीखते हो। जैसे हमने बताया था कि अगर आप पैर छूते हो तो उसमें आपको एनर्जी मिलता है। तब तो बेटा आजकल तुम लोग पैर छूते नहीं हो, तुम लोग तो चप्पल को छूते हो, जूता को छूते हो, तो थोड़ा सा दिक्कत है। पहले के लोग पैर छूते समय चप्पल या जूता खोल लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। मॉडर्निटी आ रहा है, तो मॉडर्निटी में कई चीज़ हम लोग अपने संस्कार को भूल जा रहे हैं। फिर भी जो है हम उसको समझें। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के अभाव में ही आदमी जो है गलत चीज़ करता चला जाता है। हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ क्या चीज़ है। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के रिलेशन को बताता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप ओम्स लॉ को लिखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोर्ड लगा था, बड़ा वाला बोर्ड। हाँ भैया, क्या हुआ आज? वो ईडब्ल्यूएस देने वाले थे। आकाश का भी हटा, हमारा भी हटा दिया होगा, यही सब हटाता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, TMP शॉर्ट में, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor, अभी बारिश शुरू हुआ। between the ends of, डूब गया था, मतलब घुटने भर पानी था यहाँ पे ब्रह्मांड में। between the ends of बारिश हो रहा है, अभी जस्ट रुका है। the conductor ठीक है, ठीक है। is directly proportional to, at constant temperature, ये याद रखिएगा। हम कॉलेज मिर्जापुर में। At constant temperature, potential difference between the ends of the conductor is directly proportional to, directly नहीं, रामनगर साइड में चित्रकूट की तरफ करवा दीजिए। proportional रामनगर से अच्छा चित्रकूट लगवा to दीजिए, वहाँ पे कितना सारा दीवार खाली current, यानी इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे बात करके लगवा सकते। इलेक्ट्रिक करंट चित्रकूट कभी ये इनके मंदिर के आगे flowing in it, flowing in it। ये आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। ओम्स ने क्या बोला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। देखिए कंडक्टर की बात हो रही है, सेमी कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, एलॉय की बात नहीं हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। याद रखिएगा भी प्रोपोर्शनल आई होगा, लेकिन ये कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये कंडीशन बेटा आपको याद रखना है, भी प्रोपोर्शनल आई। या अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो क्या आता है? V इज इक्वल टू R इंटू आई, जहाँ R क्या चीज़ है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर R इज PC, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कॉल्ड आज कितना सीधा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस आपको हम आगे डिफाइन करेंगे। ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में बाधा पहुंचाता है, वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस है।
यानी इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में बाधा होगा, और इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला यानी ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आ रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस है। ये ओम्स ने बोला है कि V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू R इंटू I, where R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। V का तुम लोग जान चुके हो वोल्ट होता है, I का एम्पियर है SI में, और R का क्या होता है? ओम होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ओम्स ने बोला है। मम्मी के साथ वो ओम्स लॉ वायलेट कर जा रहा है। छोटी है, कहाँ कहाँ वायलेट करता है ये आगे आप पढ़ेंगे, डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर में। तो लेकिन कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ओम्स ने बोला कि V प्रोपोर्शनल I होगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो ये आपका ओम्स लॉ है, आपको इतना ही मालूम होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, इस पर जो है कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेटा न्यूमेरिकल आते हैं। ये ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लें? एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं वोल्टेज, और वाई एक्सिस पर लेते हैं बेटा, जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पर ले लेते हैं करंट। तो ओम्स ने क्या कहा? V प्रोपोर्शनल I होगा, यानी जैसे जैसे कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तेजी से प्रवेश करेगा। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब हम किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, मान लो कोई कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये बैटरी का टर्मिनल है, नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने बता चुका है बैटरी के टर्मिनल के बारे में। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाता है। वो आपस में टकराता रहता है, उसकी वेलोसिटी 0 होता है, फिर चलता है, फिर भी होता है। यानी उसको आगे तुम लोग बेटा पढ़ोगे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय विच द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता रहता है, नेगेटिव से निकलता है, पॉजिटिव में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रिक करंट बेटा ठीक उसके उल्टा फ्लो हो रहा है, तुम्हारे सामने है ये चीज। इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में रहता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है। तो ओम्स ने क्या कहा कि जैसे जैसे इनके दोनों इंड के बीच, ये कंडक्टर ए है और एक उसका बी इंड है, बी इंड किस पर है? पॉजिटिव पर है, और ए इंड किस पर है? नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो कंडक्टर के ए और बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में तेजी से प्रवेश करेगा, यानी पर यूनिट टाइम में चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, यानी करंट का वैल्यू बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। ये किसने बोला है? ओम्स ने कहा है। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है जो नेगेटिव है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है जो पॉजिटिव है, यानी ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है। करंट का फ्लो लोअर हायर टू लोअर होता है, यानी B टू A करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट उसके अपोजिट A टू B फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करता है, याद रखिएगा, और हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से क्या करता है? निकलता है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। बेटा हम समझा सकते हैं, देखो इस पॉइंट के इक्वल में पोटेंशियल कितना है बेटा? V1 है, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। करंट कितना है? I1 है। हमने पोटेंशियल को फिर बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ा करके 2 गुना कर दिए, V2 कर दिए, कुछ भी कर दिए। देखिए
करंट भी बेटा बढ़ गया, वो I2 हो गया। फिर हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, V3 कर दिया, करंट भी इसके में अप्रॉक्स में कितना हो गया, I3 हो गया। यानी ये क्या बता रहा है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। यही तो ओम्स बोला है कि जैसे जैसे हम कंडक्टर के किसी दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट का वैल्यू बढ़ेगा। यानी ओम्स ने यही चीज बताया है कि V प्रोपोर्शनल I होगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। यानी ओम्स के हिसाब से जो VI का कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब एक चीज आप याद रखिएगा, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा कंडक्टर अच्छा है। मान लो इसी पर तुमको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, या आप क्वेश्चन समझिए, तुमको दे दिया जाए ये जो है कंडक्टर दो कंडक्टर के लिए है, इस पर हमने वही V लिया है, इस पर I लिया है, कभी कभी उलट भी देता है, यहाँ भी यहाँ I कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हो जाएगा। मान लो ये दो कंडक्टर के लिए है, ये मेटल यानी कंडक्टर फर्स्ट के लिए या मेटल 1 के लिए है, ये मेटल 2 के लिए है, कौन सा मेटल अच्छा है। तो देखो जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे बोला जाता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर में कंडक्शन फिनोमेना, सिल्वर मतलब बेटा तुम लोग जानते होगे, और नहीं जानते होगे तो देखो सिल्वर को क्या कहते हैं, Ag। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। सिल्वर में पोटेंशियल अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट तेजी से बढ़ेगा, कॉपर में उससे कम तेजी से, एल्युमिनियम में उससे कम अमाउंट में बढ़ेगा। यानी सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। अब तुमसे पूछा जाए कि दो मेटल है, इसमें कौन अच्छा है, तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा, जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसी अमाउंट में बढ़ाने पर करंट में इंक्रीजमेंट कम आएगा। तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस किसका अधिक है, VI का। यहाँ देखिए I और V का जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप मतलब ये चीज़ थीटा, ठीक है, यहाँ θ1 है और यहाँ θ2 है, ठीक है। अब काट थीटा जिसका अधिक होगा, जिसका काट थीटा अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ थीटा, काट थीटा में थीटा बढ़ने से काट थीटा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। कॉट थीटा डिक्रीज करने का मतलब कॉट थीटा क्या आएगा, बेस अपान, कोई भी अगर कहीं भी अगर हम कॉट थीटा यहाँ लेते हैं तो देखो कॉट थीटा क्या आएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कॉट थीटा किसको बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। तो मेटल फर्स्ट के लिए अगर हम लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, काट थीटा 1 का जो वैल्यू आएगा, काट थीटा में थीटा बढ़ने से काट थीटा के वैल्यू क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो थीटा तो बढ़ रहा है, कॉट थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कॉट थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ क्या चीज़ है, θ1 लेस देन θ2 है। इट इम्प्लाइज थीटा बढ़ने से काट थीटा का वैल्यू घटता है। इट इम्प्लाइज काट θ1 इज ग्रेटर देन काट θ2। टेन थीटा में थीटा बढ़ने से टेन थीटा के वैल्यू बढ़ते हैं, काट थीटा में थीटा के बढ़ने से कॉट थीटा के वैल्यू क्या होते हैं, टेन थीटा में थीटा बढ़ेगा, काट थीटा बढ़ेगा, लेकिन कॉट थीटा में थीटा के बढ़ने से कॉट थीटा के वैल्यू घटते हैं। यानी यहाँ θ1 कम है θ2 से, इसका मतलब काट θ1 का वैल्यू अधिक आएगा काट θ2 से। इट इम्प्लाइज R1 का वैल्यू यानी मेटल फर्स्ट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो अधिक होगा मेटल सेकंड की तुलना में। यानी कौन मेटल अच्छा होगा, तो मेटल फर्स्ट का रेजिस्टेंस बेटा अधिक है, मेटल फर्स्ट का रेजिस्टेंस अधिक है, इसलिए वो मेटल ठीक नहीं होगा। मेटल सेकंड का रेजिस्टेंस कम है, मेटल सेकंड का रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए मेटल सेकंड क्या होगा, अच्छा होगा। इसमें कौन मेटल अच्छा है, मेटल फर्स्ट इज बेटर एज कंपेयर टू मेटल सेकंड। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखोगे आगे आपको मिलेगा, निशान लगाने को आता है। ये VI कर्व पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं ऑब्जेक्टिव, ये आपको हम PYQ बता दिए हैं। अब कुछ चीज़ तुम लोग बेटा और जान लो। ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर दिए हैं। आप अभी रट डालिए कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वायलेट होता है। वायलेट मतलब जहाँ पालन नहीं करता है, तो वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ, हाँ एक गलत, वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ। सीधे कई ओम्स लॉ कहाँ वायलेट कर जाता है, वायलेट मतलब
बेटा पालन न करना। तो आप याद कर लीजिए, डायोड, तो चिंता जाए ट्रायोड चिंता जाए छो, लेकिन कहीं पे पटे इससे एंड ट्रांजिस्टर। चिंता जाए छो तो है, लेकिन जे कहीं के पटे को ना से लेके डायोड, ट्रायोड एंड ट्रांजिस्टर। इस चीज को डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर में ओम्स लॉ वायलेट कर जाता है, यानी उसका ग्राफ क्या आता है, हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, करंट का वैल्यू नहीं बढ़ता है। आप चाहो तो कर सकते हो। ये तो आपको मैं क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें कौन सा, जिसका रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो मेटल अधिक, वो अच्छा होगा। पहले मेटल का रेजिस्टेंस अधिक है, यानी पहला मेटल उतना अच्छा नहीं है, कंडक्शन का फेनामेना उतना अच्छा उसमें नहीं होगा, यानी कंडक्शन प्रोसेस किसमें अधिक होगा, मेटल सेकंड में अधिक होगा। ये आप याद रखिएगा। और वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए याद रखना, डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर, ग्राफ तो उसका एक्चुअल में कुछ और होता है, लेकिन आपको भी बता दे रहे हैं, आप समझिए। आप समझने के लिए इतना समझ सकते हो। मान लो इस पर तुम क्या ले रहे हो, भगवान के दया से ना देखिए वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ का ग्राफ क्या आएगा। अगर हम इस पर जो है वोल्टेज ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई पर क्या ले रहे हैं बेटा, करंट ले रहे हैं, तो ओम्स लॉ वायलेट करने का मतलब ये कहता है कि एक सीमा के बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक सीमा तक तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, उसके बाद मेटल का अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे भी तो करंट नहीं बढ़ेगा, यानी वो पैरेलल टू पोटेंशियल एक्सिस आ जाएगा। आप देख रहे हो इस पॉइंट के बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ा भी रहे हैं, देखो पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, करंट का वैल्यू आप बेटा सेम पा रहे हो। ये वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ का कर्व है। आप देखिए ओ से लेके ए तक बता रहा है कि अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन ए पॉइंट के बाद आप देखिए ग्राफ की स्थिति, जो आपका बी है, जो सी है, इसमें वोल्टेज तो बढ़ गया है, लेकिन करंट वोल्टेज देखिए यहाँ मान लीजिए V1 है, V2 है, V3 है, वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू कांस्टेंट है। ये वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ का कर्व है, जो आप कहाँ पाओगे, डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर में। अभी आप अगर कर्व को इस रूप में भी समझ सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपको याद रहना चाहिए कि ओम्स लॉ डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर में पालन नहीं होता है, यानी अगर हम एक सीमा के बाद वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, करंट नहीं बढ़ता है, यानी ओम्स लॉ वायलेट कर जा रहा है। जो ओम्स का लॉ है कि V पढ़ने पर I बढ़ेगा, वो पालन नहीं होगा। ये ओम्स लॉ का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था। इस पर आपको हम कुछ क्वेश्चन बता दिए, कौन सा मेटल अच्छा है, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वो मेटल ठीक नहीं होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें कंडक्शन कायदे से होगा, अच्छे ढंग से होगा। अगर तुमको बोल दिया जाए इसमें कौन सिल्वर है, मान लो M1 और M2 में एक सिल्वर है और एक एल्युमिनियम है, तो आप क्या बताओगे, R2 यानी M2 सिल्वर होगा और M1 एल्युमिनियम होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ में आया है, जिसको थोड़ा सा हमने बता दिया था। अब आप डेफिनेशन के रूप में लिखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का देखो बेटा डेफिनेशन क्या है, कई डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप लिख सकते हो। ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ, obstacle in the path of electric current, or free electrons is called resistance. Obstacle in the path of electric current or free electrons is called resistance. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का बेटा डेफिनेशन हुआ है। रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, डेफिनेशन के रूप में देखो, एक तो ये मीनिंग तुम समझ सकते हो, डेफिनेशन भी समझ सकते हो। न्यूमेरिकली के लिए आप यहाँ चाहें तो एक लाइन आगे लिख दीजिए, इट इज रेशियो, इट इज इक्वल टू, अच्छा रहेगा, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
जाड़ा कोई का तो पोटेंशियल डिफरेंस, आदि से सुरक्षित हो जाए पोटेंशियल कहते हैं वीडियो डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, 50% दे लो इलेक्ट्रिक हमें 20 मिनट पहले 24 मिनट करंट। तो R कितना आ गया बेटा? R इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, यूनिट किस क्या होगा इसका? यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ओम है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ओम को किससे डिनोट करते हैं? इससे हम लोग डिनोट करेंगे, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो रेजिस्टेंस के लिए आप इतना जानिए, लेकिन ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो आपको हम एक फार्मूला लिख दे रहे हैं। रेजिस्टेंस जो होता है ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। आप देखते होगे, जाते हो कहते हो हमको जो है 2000 वाट का हीटर चलाना है, हमको वायर दीजिए। वो तत्काल समझ जाता है कि भाई इसको जो है घरेलू सप्लाई 220 वोल्ट है, इसको अगर हम 9 एम्पियर का या 8 एम्पियर का दे देंगे तो पावर बेटा क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। आगे आपको हम इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ाएंगे, तो वोल्टेज इंटू करंट यानी 200 इंटू, मान लो अगर 9 दे दिया तो 1800 वाट 220 से मल्टीप्लाई करो 9 में, लगभग वो 2000 के आसपास आ जाएगा। तो इस हिसाब से वो तुमको मोटा वायर दे देता है। तो मोटे वायर का एरिया अधिक हो गया, क्योंकि वायर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस अधिक है, एरिया अधिक हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम लोग एक फार्मूला को देखें, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, लिख करके अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और हमको 1.5 बजे तक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तुम लोग का इससे क्या होगा? कई कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसको याद रखो, आएगा यहीं से, आएगा यहीं से। लेकिन तुम लोग जो है इस चीज को, आर क्या होता है? तो देखिए ओम्स लॉ का जब लोग प्रूफ करते हैं बेटा, आगे तुम लोगों को 12th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो ओम्स लॉ का प्रूफ वहाँ करवाया जाएगा। ओम्स लॉ के प्रूफ में आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है ml/ne² टाउ ए। क्या आता है? ml/ne² टाउ ए। तो मैं इतना आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप इतना समझिए कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर की लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। यानी आर क्या होता है, कहाँ से आया है? आप चाहोगे तो हम वो फार्मूला भी लिख देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फार्मूला आप याद रखिए। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के रेसिप्रोकल होता है। यहाँ रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है? तो रेजिस्टिविटी स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। आगे आपको हम रेजिस्टिविटी का भी डेफिनेशन लिखाएंगे। देखिए आर का एक फार्मूला और आपको हम लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में अगर आ रहा है तो उसको कीजिएगा, नहीं अगर आपको बहुत डीप में उसको समझना है तो 12th का जो हमारा वीडियो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें आप उसको समझिएगा। रेजिस्टेंस आर ml/ne² टाउ ए, ये होता है फार्मूला रेजिस्टेंस का। m क्या चीज़ है यहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, देखिए वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज़ है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और देखिए आपका टाउ है, टाउ बेटा रिलैक्सेशन टाइम है। क्या चीज है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है, यानी दो टक्करों के बीच का समय है। ये क्या चीज है? एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हो किसका? कंडक्टर का।
तो इतने चीज पर डिपेंड करता है। अब देखो एक चीज, एल तो तुम समझ रहे हो, एम समझ रहे हो, ए समझ, टाउ क्या चाहिए? रिलैक्सेशन टाइम। जब हम किसी कंडक्टर को, मैंने तुमको बताया था, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है उसके अपोजिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा आपस में और पॉजिटिव आयन से टकराता रहता है। तो दो टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। यानी इलेक्ट्रॉन उतना ही देर रिलैक्स मूड में, नहीं कहते रिलैक्स हो जाने दीजिए, उतना ही देर रिलैक्स मूड में रहता है। यानी एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टेंस कितने चीज पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के मास पर, कंडक्टर के लेंथ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, चार्ज पर, रिलैक्सेशन टाइम और एरिया पर। यानी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों प्रॉपर्टी जो कंडक्टर का होता है, यानी ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इंट्रिंसिक, रिलैक्सेशन टाइम यानी इंट्रिंसिक। तो रेजिस्टेंस जो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बोथ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, तुम लोग बेटा इतना केवल जानना कि आर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो क्या चीज है? रेजिस्टिविटी है। अब यहीं से तुम समझ सकते हो कि एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ क्या आ जाएगा? यहीं अगर हम रख दें तो एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। यानी रो रेजिस्टिविटी है, क्या कहते हैं इसको? रो बोलते हैं। यानी रेजिस्टिविटी है, यानी स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। तो रेजिस्टेंस में बेटा एक तो वी बाई आई जान लो, और एक ये समझ लो कि आर क्या होता है? रो एल बाई ए। यानी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसीलिए जब भी हमको ज़्यादा पावर अप्लाई करना पड़ता है, ज़्यादा एम्पियर का वायर चाहिए, तो मोटा कर देते हैं। क्यों मोटा करते हैं? मोटा करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, और जो थिन वायर होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर लगा दो फर्स्ट फ्लोर पर, उसका कनेक्शन ले जाओ सेकंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर, तुम देखोगे वो लोड कम लेगा। क्यों लोड कम लेगा? क्योंकि तुमने लेंथ बढ़ा दिया है। लेंथ बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट I इज इक्वल टू वी बाई आर, करंट कम हो जाएगा। तो करंट कम हो जाएगा तो फिर पावर कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा तो लोड कम लेगा। ठीक है, तो इसीलिए लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। लेंथ 2 गुना कर दोगे रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, लेंथ आधा कर देंगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया 2 गुना कर दोगे, क्योंकि यहाँ हम क्या चीज़ देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि आर प्रोपोर्शनल एल है, रो तो कांस्टेंट है, और आर प्रोपोर्शनल 1 बाई ए है। यानी लेंथ 2 गुना रेजिस्टेंस 2 गुना, लेंथ आधा रेजिस्टेंस आधा, एरिया 2 गुना रेजिस्टेंस आधा, क्योंकि आर के साथ एक का इन्वर्स रिलेशन है। इस तरह हम लोग रेजिस्टेंस समझ गए, रेजिस्टेंस का यूनिट समझ गए। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक इसमें रेजिस्टिविटी आया है जिसका भी हम आगे डेफिनेशन दिखा देंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो रो है, रेजिस्टिविटी है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टर का सिर्फ इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। आप यहाँ से समझ सकते हो। यहीं अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा रो क्या आ जाएगा? आप देख सकते हो, रो आ जाएगा m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। यानी एक तरह से आप समझ सकते हो m बाय एन ई स्क्वायर टाउ m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा रेजिस्टिविटी होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, हम अलग से लिख दिए हैं, आगे फिर इसको हम एक बार डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले क्लियर करूंगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate
क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन करने का तरीका है कि आप पहले लिखिए करंट कितना दिया है बेटा, 2 एम्पियर, ऐसा ही में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वोल्टेज कितना है, भी बोल रहा है 0.1 वोल्ट। तुमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तुमसे आर पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल। तुम लोगों का क्वेश्चन अभी बहुत कठिन तो नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्शन क्लियर होगा तो आप धीरे 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 कठिन प्रॉब्लम भी करते चले जाएंगे। आप मेरे 10th के जो वीडियो हैं उसको देखिए। उसके बाद बेटा अभी हमारा वीडियो तो ज़्यादा नहीं है, उस पर बहुत कम है, फ्यू में है तो 4-5 वीडियो हैं, लेकिन जब 11th 12th का हम वीडियो देंगे, नीट का IT का देंगे, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% कॉन्सेप्शन क्लियर होगा, और कहीं भी दिक्कत आएगा आप जरूर हमको कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखो आर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है। अभी तुम लोग का क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा, आर इज इक्वल टू वी बाय वी। बेटा कितना दिया है 0.1, आई कितना दिया है 2 एम्पियर। इसको याद रखिएगा, कभी कभी मिली एम्पियर में कर देता है, हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा एम्पियर में चेंज करने के लिए। ये कितना आ गया 1/20, यानी आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/20 लिखो, या इसको 0. कितना आ जाएगा 0.05 ओम, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिली एम्पियर करता है, कभी कभी माइक्रो भी करता है। 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। What current will the electric iron draws when connected to 110 volt supply? कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है 220 वोल्ट के सप्लाई पर, यानी 220 वोल्ट के सप्लाई पर 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, तो अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से करेगा। तो बेटा हम करेंगे क्या, इससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है V/I। तो V बेटा कितना दिया है, V दिया है 220 वोल्ट जो घरेलू सप्लाई होता है। करंट कितना ड्रा कर रहा है वो 3.4। हमारा रेजिस्टेंस निकल गया। इसको चाहो तो थोड़ा सिंपल करके लिख दो, इतना हो गया। इतना क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है, इतना ओम। अब आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तुमसे व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस, कितना करंट खींचेगा, कब, when connected to 110 वोल्ट सप्लाई। तो अब तुम फिर क्या करोगे, फर्दर अप्लाई करो, रेजिस्टेंस हमको निकल गया, तो फर्दर R इज इक्वल टू क्या करोगे, कितना करंट खींचेगा, तो फिर तुम लगा दो, रेजिस्टेंस तुमको पता है R इज इक्वल टू V/I। हमको जो आयरन है उसका रेजिस्टेंस कितना पता हो गया, ठीक है, अपॉन 34, दैट इज इक्वल टू V कितने वोल्ट पर, अब कह रहा है 110 वोल्ट पर, अपॉन I, ठीक है। देखिए शुरू में मेरा तुम लोगों से ये सजेशन है कि आप कैलकुलेशन शुरू में कट पिट मत कीजिएगा, चाहे अभी से लेके आप IT का प्रिपरेशन करें, चाहे नीट का प्रिपरेशन करें, 11th 12th करते हुए आप कैलकुलेशन लास्ट में कीजिए। कैलकुलेशन कभी भी बेटा शुरू में नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कई स्टेप बच जाएगा, और टाइम सेविंग प्रॉब्लम आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रिक आपको अभी से सीखना पड़ेगा, जो हम धीरे धीरे आपको देंगे। अभी तो तुम लोगों की बेटा पैदाइश भी नहीं है, फिजिक्स में बहुत कम तुम लोगों का है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा, 110 है, 220 कट गया, 1 0 बैठ गया। अब यहाँ से देखो हमारा कितना आ गया, I इज इक्वल टू, यानी इट इम्प्लाइज I कितना हो जाएगा बेटा, I हो जाएगा तुम्हारा 34/20, यानी कितना हो गया, इसको काट दो, यानी 17.10, यानी 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। एम्पियर को AMP लिख करके डॉट लगा देंगे, इतना हमारा करंट हो गया, जो कि जो आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस करेगा 110 वोल्ट की सप्लाई पे। हमने क्या किया है, पहले दिया था कि इतने वोल्ट पर इतना करंट खींच रहा है, उससे हमने इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकाल लिया, और उसके बाद पुनः R इज इक्वल टू V/I 110 वोल्ट पे कितना करंट खींचेगा वो हमने निकाल लिया।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर दिया है ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड ए रेजिस्टर ऑफ 60 ओम। कह रहा व्हाट विल बी द करंट, करंट कितना होगा। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट का बैटरी है। देखो भी कितना दिया है 24 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, आर तुम्हारा कितना दिया है 60 ओम कह रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट, अब देखो यहाँ तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या कर दोगे V इज इक्वल टू, अब रट लो फार्मूला V इज इक्वल टू I इंटू आर या R इंटू आई। क्या आ जाएगा, V तुम्हारा दिया है 24 वोल्ट, I तुमसे पूछ रहा है, R दिया है 60 ओम, I कितना आ गया यहाँ से, I आ गया 24 अपॉन 60, आप काट दीजिए, ठीक है। और भी कटेगा, यानी फिर कटेगा, यानी 2/5 कितना आया 2 से काटे हैं 12 हुआ, 30 हुआ, फिर 3 से 3 2 जा 6, सॉरी फिर काटे हैं 2 से तो 15 हो गया, फिर 6 3 से काटे हैं 3 2 जा 6 3 5 जा 2/5, यानी कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया। अब आगे क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द करंट हो गया। इन द सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। क्या इस सर्किट में इन द सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस कहाँ नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 60 ओम्स है, तो 60 ओम्स नेग्लिजिबल तो है नहीं। इन द सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, नहीं नेग्लिजिबल नहीं है। नेग्लिजिबल अगर रहता तो करंट काफ़ी हाई होता, करंट हाई नहीं है। कहीं भी अगर करंट बहुत हाई है इसका मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस तो दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब क्यों क्वेश्चन वैसा पूछा है, चलिए भगवान जाने, जितना है आपको बता दिए हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस भी रहता है। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, मैं आपको बता दिया हूँ कि रेजिस्टिविटी स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ आप लिखेंगे, वैसे तो रेजिस्टिविटी का अगर हम लोग जैसे 12th में बताते हैं, 12th फाउंडेशन या IT में, द रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी आ जाएगा, तुम लोग कहोगे सर क्या नया चीज़ आ गया, क्या सर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा अगर रेजिस्टिविटी का आपको बहुत कायदे से देखना है तो आप मेरा 12th वाला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो जाएगा उसको आप जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप चूंकि क्लास 10th में हो तो आपको जो मैं बता रहा हूँ इतना आपके लिए सफिशियंट है। रेजिस्टिविटी इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। आप लिखिए इसका डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है बेटा, रेजिस्टिविटी इज स्पेशल, रेजिस्टिविटी इज स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। और भी एक लाइन आप लिख लीजिए, इट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, बेटा इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, हम लिख दे रहे हैं उसकी हिंदी। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक। रेजिस्टिविटी इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आगे आप लोगों को रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का ग्राफ भी मिलेगा, जो आगे आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, आप समझेंगे उस चीज को। अभी अगर हम ज्यादा बता देंगे तो तुम्हारे लिए बेटा दिक्कत हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट बना करके बेटा आप लिख लो कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इट इज, आप चाहो तो लिख सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट
It is independent from geometrical shape and configuration. Geometrical shape and configuration. ये ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कंडक्टर का एरिया बढ़ा दे, एरिया डिक्रीज कर दे, लेंथ बढ़ा दे, लेंथ घटा दे, इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट बना रहेगा। यानी याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेटा आता है लेंथ एरिया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा था, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जा रहा था। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस अधिक होता है। लेकिन वायर मोटा हो चाहे पतला हो, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। यानी ये ज्योमेट्रिकल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको जानना है। फार्मूला आपको मैं बताए हैं, अभी हम फिर से लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो। इट इज, आप याद रखिए, इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रो बोलते हैं। और रो होता क्या है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, m बाय एनी स्क्वायर टाउ। m बाय एनी स्क्वायर टाउ मैं लिख चुका हूँ। m मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। इसको हम लोग बेटा टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, TAU, टाउ। टाउ क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम है, यानी दो टक्करों के बीच का एवरेज टाइम है। किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम लगता है दूरी, समय दो टक्करों के बीच, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, ना तो लेंथ आया है ना एरिया आया है। यूनिट इसका आप लिख लीजिए, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है बेटा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टिविटी रहा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए रेजिस्टिविटी पर। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ बेटा कितना दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर, ठीक है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को फिर हम एक बार देखते हैं क्या चीज़ है। कह रहा है एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। थोड़ा लिखने में ऐसे हुआ है जिस कारण दिक्कत हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस बेटा कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, तुमसे रेजिस्टिविटी बेटा पूछा जा रहा है, रेजिस्टिविटी बताइए। तो जो चीज़ दिया है हमने लिख दिया। अब देखो एक चीज़ याद रखो, रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L, R इंटू A बाई। अब देखिए R क्या हुआ था, रो इंटू L बाई। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस फार्मूले को देखोगे तो तुमको क्या आ रहा है कि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन नहीं। R का फार्मूला आप लिख दीजिए ml/n² टाउ A, L भी कट जाएगा, A भी कट जाएगा, m/n² टाउ आएगा। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ता है कंडक्टर का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ देखो हमको रेजिस्टिविटी पूछा है, वैल्यू पुट कीजिए। रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और लेंथ दिया है बेटा 2 मीटर, काट दो, हो गया। यहाँ से हमारा देखो रेजिस्टिविटी कितना आ गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, ओम इंटू मीटर, ठीक है।
इस तरह देखिए हम लोग रेजिस्टिविटी का भी क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग पूरा ओम्स लॉ समझ गए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितना संभव हो पाया बेटा मैं बता दिया हूँ। आपको कहीं भी दिक्कत आएगा यू आर फ्री टू आस्क। तुम लोग बच्चे हो, खेलते रहो, मस्ती में पढ़ते रहो, सारे जो तुम्हारे ट्रिक्स हैं उसको दिमाग में ले करके, ऐसे भी तुम लोग बहुत ट्रिक लगाते हो, लेकिन कुछ ट्रिक जो है अपने फिजिक्स में भी लगाओ, सोचो, समझो, पढ़ो, बढ़ो। थैंक यू बेटा।